आज हम देखेंगे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसे हम ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा डिजीज़ एक साथ होती है। तो देखते हैं शुरुआत से डेफिनेशन। COPD इज करेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ लंग डिजीज, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और ब्रोंकियल अस्थमा। तो COPD एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें इरिवर्सिबल एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मतलब जो एयरवे होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वो रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल होता है। और इट रेफर्स टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ लंग्स डिजीज, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें ये तीन डिजीज शामिल होती है, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और ब्रोंकियल अस्थमा। इसलिए इसे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर भी मतलब कह सकते हैं अपन। देर आर टू फॉर्म ऑफ COPD, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। मेनली इन दोनों को ही गिनते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस देखते हैं। इट इज़ ए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ एयरवे ल्यूमेन बाय म्यूकोसल थिकनिंग एक्सट्रैक्शन म्यूकस सिक्रेशन। ये एक क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो एयरवे होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसका। वो क्यों होता है? क्योंकि एयरवे नैरो हो जाता है, और एयरवे नैरो होने का कारण है जो म्यूकस लेयर होती है वो मोटी हो जाती है और उसमें एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन हो जाता है। इसलिए जो ये एयरवे होता है, जैसे ये एयरवे है तो इसमें म्यूकोसल लेयर थिक हो जाती है और म्यूकस का सिक्रेशन हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में क्या होता है? डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स विदाउट फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो एयर स्पेसेस होते हैं डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में जो एयर स्पेसेस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गया, एल्विलाई हो गया, उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसका, और उसमें क्या नहीं होता? फाइब्रोसिस नहीं होता। देयर में भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कॉम्प्लिकेटेड विद एम्फाइसीमा और देयर में भी कंसिडरेबल ओवरलैपिंग ऑफ थ्री डिजीज। मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है एम्फाइसीमा के साथ, और ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। अब देखते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ते हैं, फिर देखेंगे एम्फाइसीमा के बारे में। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का मतलब क्या होता है? जो ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है? जो ब्रोंकाई होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। इफ ए पेशेंट हैज फीचर्स लाइक कफ एंड स्पूटम कंटिन्यूसली फॉर 3 मंथ इन ए ईयर, इट इज़ डिफाइंड एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। मतलब किसी पेशेंट के अंदर एक साल के अंदर 3 महीने तक लगातार यदि स्पूटम आ रहा हो, कफ हो रहा हो, तो उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के रूप में माना जाता है। ब्रोंकाई आर द ट्यूब्स और एयरवे विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड थ्रू द लंग्स। द इन्फ्लामेशन इंक्रीज म्यूकस इन एयरवे प्रोड्यूसिंग ब्लोकेज टू द एयरवे। मतलब ब्रोंकाई जो होती है वो एयरवे की ट्यूब होती है जो ऑक्सीजन लेके जाती है लंग्स तक, और इसमें एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होता है, वो ब्लॉकेज कर देता है एयरवे को। इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं, इसके कौन कौन से कारण होते हैं। एक्यूट डिजीज सडनली स्टार्ट विथ वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब एक्यूट डिजीज होती है वो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्टार्ट होती है। पोल्यूटेड एनवायरमेंटल और इन्फेक्शन की वजह से भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कोजेज, मतलब कोजेज का इससे कैसे बीमारी होती है। स्मोकिंग से भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। अब खुद स्मोक करे या सेकेंड हैंड स्मोक करे, उस वजह से भी ये हो सकती है। मतलब अपन स्मोकिंग करने वाले के पास में बैठते हैं तो उससे भी हमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। कोजेज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, स्मोकिंग कोजेज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, हाइपरट्रोफी ऑफ म्यूकस ग्लैंड एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। जो स्मोकिंग करते हैं उससे क्या होता है? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और एयरवे में रेजिस्टेंस बढ़ता है, और म्यूकस ग्लैंड होती है उसकी हाइपरट्रोफी होती है, जिससे क्या होता है? म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन होता है और इससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। सेकेंड है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। इसमें क्या होता है? जो इंडस्ट्रियल गैसेस होती है वो ब्रोंकाई में इरिटेशन कॉज करती है और एयरवे रेजिस्टेंस होता है उससे। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। मेनली कॉज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है मेनली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से होता है। ऑक्यूपेशनल फैक्टर देखते हैं, मतलब व्यवसाय से जुड़े फैक्टर। यदि कोई ऐसा काम करता हो जिससे इंडस्ट्री में काम करता हो तो उससे
उसके बार बार लंग्स में एयर जाती रहती है वो पोल्यूटेड, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल वर्कर सच एज कोल माइनर एंड एक्सपोज टू द डस्ट फ्यूम्स विच कोज इरिटेशन टू द ब्रोंकाई। मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर होती है जैसे कोल माइनर, यानी कोयले खान में काम करने वाले, उनमें लगातार डस्ट अंदर जाती रहती है, तो उस वजह से भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। स्लो ऑनसेट, द ड्यूरेशन ऑफ सीवियरिटी ग्रेजुअली इंक्रीज। मतलब ये धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब इसका ऑनसेट भी धीरे धीरे होता है, मतलब शुरुआत भी इसकी धीरे धीरे होती है और ये इंक्रीज भी धीरे धीरे ही होती है। म्यूकोपुरुलेंट कफ, मतलब म्यूकस और उसमें पस होता है, वो वाला कप आता है। मतलब कप के अंदर म्यूकस और पस हो सकता है। फीवर आ सकती है पेशेंट को। ब्रीथ की शॉर्टनेस हो सकती है। हाइपर वेंटिलेशन, यानी वेंटिलेशन ज़्यादा हो सकता है। रोंकी विद ब्रोंकाई ब्रीथिंग साउंड, मतलब ब्रीथिंग साउंड के साथ में रोंकी एक साउंड अब नॉर्मल साउंड होती है, ये भी आ सकती है। नोज या वोमिटिंग, एनोरेक्सिया हो सकता है। इसका स्पेशल साइन है ब्लू ब्लोटर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। द स्किन एंड लिप ऑफ पेशेंट गेट साइनोज्ड, स्किन और लिप साइनोज्ड यानी नीले पड़ जाती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया कंडीशन। मतलब ऑक्सीजन नहीं जा पाने की वजह से क्या हो सकता है, जो स्किन और लिप होती है वो पेशेंट की साइनोज्ड हो जाती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया कंडीशन के कारण। सो दीज पेशेंट्स आर आल्सो रेफर्ड एज ब्लू ब्लोटर, मतलब ब्लू ब्लोटर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है क्योंकि ये ब्लू ब्लू दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कितने टाइप्स के होते हैं। सिंपल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सिंपल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब इसमें क्या होता है, सिर्फ स्पुटम में म्यूकोस आता है। और क्रोनिक रिकरेंट म्यूकोपुरुलेंट ब्रोंकाइटिस, एक तो सिंपल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, दूसरा है क्रोनिक रिकरेंट म्यूकोपुरुलेंट ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है, म्यूकोपुरुलेंट कब आता है, मतलब म्यूकोस और पस आता है कफ में। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस होता है, इसमें क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रोमिनेंट, मतलब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यही इसका मेन फीचर होता है। और क्रोनिक अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, लॉन्ग क्रोनिक कफ एंड स्पुटम, लंबे समय से कफ रहता है और स्पुटम आता है और बाद में वीजिंग साउंड भी आने लग जाती है। और देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस, मतलब इसका पता कैसे करते हैं। पहले हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसके एक्सरे एमआरआई वगैरह भी कर सकते हैं और स्पुटम कल्चर ये सब कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। जैसे एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा इंक्रीज होगी क्योंकि इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। पॉलीसाइथेमिया हो सकता है, मे बी इंक्रीज इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मोर देन 10 ईयर्स। पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, आरबीसी थी वो इंक्रीज मिलती है, क्यों, क्योंकि ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें हाइपोक्सिया हो रहा है। स्पुटम कल्चर कर सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, इसमें टीएलसी और आरवी माने टोटल लंग कैपेसिटी और रिजर्व वॉल्यूम ज़्यादा मिलती है, बढ़ी हुई मिलती है। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। देयर इज़ नो क्योर फॉर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू रिलीव सिम्टम्स एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। जो ब्रोंकाइटिस होता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जैसे कि उसमें सांस लेने में समस्या होती है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उससे उससे रिलीफ दिया जा सकता है। ड्रग्स देट रिड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म, जो ब्रोंकोई की स्पाज्म को कम करती है वो ड्रग्स एपिडेरिन, डेरिफाइलिन, थियोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन, ये सभी क्या करती है, ब्रोंकोई को डायलेट करती है, ब्रोंकाई के स्पाज्म को रिलीफ करती है। एंटीबायोटिक दे सकते हैं क्योंकि इसमें जो वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे एम्पिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और ये सब। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, स्टीम इनहेलेशन यानी भाप इनहेल करने के लिए बोलेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीथिंग टेक्निक उसको सिखाएंगे। एम्पाइसीमा सेकंड डिजीज है एम्पाइसीमा। एम्पाइसीमा में क्या होता है, जो एयरवे होता है, डिस्टल एयरवे होता है, मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती है, उसके बाद में जो डिस्टल एयरवे होता है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे कि इट इज़ ए कंडीशन कैरेक्टराइज बाय परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ डिस्टल एंड टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एनवेलाई। इसमें क्या होता है कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती है उसके बाद में जो भी स्ट्रक्चर्स होती है उसके अंदर क्या होता है, एनलार्जमेंट और डिस्ट्रक्शन हो जाता है। एम्पाइसीमा, इन एम्पाइसीमा इम्पेयर्ड O2 एंड CO2 एक्सचेंज रिजल्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ वाल और डिस्टेंडेड एल्यूलाई। इसमें क्या होता है कि जो
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलाई की वॉल होती है वो डैमेज या डिस्ट्रक्ट हो जाती है। एम्फाइसीमा इज ए क्रॉनिक डिजीज लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल बिटवीन एल्वियोलाई इंक्लूडिंग कैपिलरीज दैट लीड टू सीवियर इनसफिशियंसी ऑफ गैस एक्सचेंज फंक्शन ऑफ लंग्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो ये एल्वियोलाई होती है, जैसे ये एल्वियोलाई होती है, इसके अंदर ये जो बहुत सारी एल्वियोलाई है, जैसे इसके अंदर जो इनके बीच में जो वाल्स होती है, ये वाल्स इनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है और इसमें कैपिलरीज होती है उसका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो जाता है। अब इसका जो इटियोलॉजी है, इसके कारण होते हैं वो देख लेते हैं। मेन कॉज तो स्मोकिंग होगा, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को राइज करेगा और प्रोटीज एंजाइम पाया जाता है लंग्स के अंदर, उसको स्टिमुलेट करेगा, जो क्या करता है, लंग्स के टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करता है। दूसरा हेरिडिटरी कोज। हेरिडिटरी कोज में क्या होता है, जो एल्फा एंटीट्रिप्सिन होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो एल्फा एंटीट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीज एंजाइम से अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी एल्फा एंटीट्रिप्सिन की, तो प्रोटीज एंजाइम से लंग्स को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से भी एम्फाइसीमा हो सकता है। पहला कॉज था स्मोकिंग, दूसरा एल्फा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, तीसरा हो सकता है एज फैक्टर, यानी 40 साल से ज़्यादा की एज हो तो उसमें ये डिजीज़ मोर कॉमनली देखने को मिलती है। अदर कॉजेज कौन कौन सी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, एयर पोल्यूशन, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी लेवल हो सकता है। और इसके रिस्क फैक्टर यानी इसमें किन किन पर्सनस में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। एज जिसकी ज़्यादा हो, 40 से ऊपर हो, उसमें ज़्यादा होता है। और ये मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में नहीं होता, मेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि मेल स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, उसके अंदर भी एम्फाइसीमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा होता है, उसके पेशेंट में भी एम्फाइसीमा हो सकता है। मतलब एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर भी माना जा सकता है कि इन डिजीज़ में एम्फाइसीमा कॉम्प्लिकेशन के जैसे काम कर, मतलब कॉम्प्लिकेशन के तौर पर अराइज हो सकता है। प्रोटीएज इनहिबिटर डेफिशिएंसी, मतलब एल्फा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो तो, और फैमिली हिस्ट्री में यदि फैमिली में किसी को हुआ हो तो उसकी वजह से भी एम्फाइसीमा हो सकता है। मतलब एक तो एज 40 से ज़्यादा हो, मेल में ज़्यादा होता है, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो तो एम्फाइसीमा हो सकता है, ब्रोंकियोल अस्थमा हो तो भी एम्फाइसीमा हो सकता है, और प्रोटीज एंजाइम इनहिबिटर मतलब जो वो एल्फा एंटीट्रिप्सिन था उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो भी ये एम्फाइसीमा हो सकता है। और फैमिली हिस्ट्री हो, किसी को फैमिली में पहले हुआ हो तो भी एम्फाइसीमा हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं इसके, साइन और सिम्टम्स। ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में समस्या होगी, यानी ब्रेथलेसनेस यानी सांस नहीं आ पाएगी ढंग से, डिस्नी यानी सांस लेने में कठिनाई होगी, कफ होगा, वीजिंग साउंड होगा क्योंकि इसमें एयरवे नैरो हो रहा है, वीकनेस, लेथार्जी, एनोरेक्सिया होगा, हेडेक होगा, और वेट लॉस हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। सेंट्रल साइनोसिस मतलब जीभ का और लिप्स का इनमें साइनोस कलर देखने को मिलेगा। चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, क्लबिंग और फिंगर टिप्स हो सकता है। मतलब एम्फाइसीमा में भी क्लबिंग और फिंगर्स होती है, मतलब जो फिंगर्स होती है इसमें सोलन टाइप की, मतलब जैसे कि सूज जाती है वैसे हो जाती है अंगुलियाँ, और आगे से थोड़ी सी मोटी हो जाती है अंगुलियाँ। और रैपिड रेस्पिरेशन होगा उसमें, मतलब टेकीपनिया देखने को मिलेगा। यूज्ड ऑफ एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन इज प्रोमिनेंट, जो एक्सेसरी मसल्स होती है रेस्पिरेशन की, जैसे स्टेनोक्लेडोमास्टेड होता है, और ये जो मसल्स होती है इसमें ये भी इसके अंदर काम में आने लगती है क्योंकि रेस्पिरेशन में ज़्यादा जोर आने लगता है। और बैरल चेस्ट इसका स्पेशल फीचर्स होता है, किसका, एम्फाइसीमा का। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में तो क्या था, ब्लू ब्लोटर, और एम्फाइसीमा में होता है बैरल चेस्ट। मतलब इसमें क्या होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज मार्कली इंक्रीज इन रिलेशन टू द लेटरल डायमीटर, मतलब चेस्ट गोल गोल जैसी दिखने लगती है एंटीरियर साइड से, और पोस्टीरियर साइड से ज़्यादा इसका डायमीटर वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि ये कैसे प्रोग्रेस करती है। जो एम्फाइसीमा है वो ड्यू टू एल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, मतलब एल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, जो प्रोटीज एंजाइम है उससे ये बचा नहीं पाएगा लंग्स को, और उससे क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिसिटी इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग्स, जो लंग्स के कनेक्टिव टिश्यू है उसकी इलास्टिसिटी में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और उससे इलास्टिक रिकॉइल
मतलब लॉस हो जाएगा। मतलब उसमें क्या होता है, इलास्टिक रिकॉइल में जो लंग्स है वो वापस अपने पोजीशन में आ नहीं पाएंगे, मतलब इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है उनकी। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलार वॉल एंड कैपिलरी, जो एल्वियोलार वॉल होती है उसकी और कैपिलरीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, जो एयरवे स्पेस होती है वो इलाज हो जाती है, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जो वो फूले की फूले रह जाती है, वापस अपने स्थान पर नहीं आ पाती है। और एयर ट्रैपिंग, उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और जो एक्सचेंज होता है गैस एक्सचेंज वो इम्पेयर हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, एम्पाइसीमा। मतलब शुरू से देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे एल्पा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हुई तो उससे क्या होगा, प्रोटीज एंजाइम से ये लंग्स को बचा नहीं पाएगा, और उससे इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ लंग्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर इससे इलास्टिक रिकॉइल का लॉस हो जाएगा, और एल्वियोलार वॉल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और कैपिलरी का भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इससे क्या होगा, एयर स्पेस होती है वो एनलार्ज हो जाएंगे, एयर ट्रैपिंग हो जाएगी उसमें, और गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो जाएगा। उससे क्या होगा, एम्पाइसीमा हो सकता है। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं, इसे कैसे पता करेंगे। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्ट, ये तो करना ही करना है। फिर चेस्ट एक्सरे करते हैं उसका, उसमें लंग्स के बारे में पता कर सकते हैं। पीएफटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। इसमें टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इंक्रीज मिलेगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो 50 से कम मिलेगा। एपीजी एनालिसिस करने के बाद पता चलता है। सीबीसी कर सकते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट कर देंगे, जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिलेंगे। डब्ल्यूबीसी तो इन्फेक्शन के कारण इंक्रीज मिलेगी, और आरबीसी इंक्रीज मिलेगी क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है तो ज़्यादा ब्लड ले जाने के लिए। अब ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। स्मोकिंग सीजेशन, मतलब स्मोकिंग को रोक देना है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवानी है उसको, एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। ऑक्सीजन थेरेपी देनी है इंटरमिटेंट, मतलब बार बार रोक रोक कर। स्टेरॉइड देने हैं ताकि इन्फ्लामेशन कम हो जाए। ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को बचाना, ये नहीं होने देना। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, मतलब जो लंग्स की कैपेसिटी कम हुई है उसको वापस रिहेबिलिटेट करना। अब जो COPD का है, COPD उसका ऑल ओवर ट्रीटमेंट क्या होता है। देर इज़ नो क्योर फॉर COPD, द ड्रग्स आर यूज टू रिलीव सिम्टम्स एंड ब्लॉक प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, मतलब इसका कोई क्योर नहीं, इलाज नहीं है, लेकिन जो ड्रग्स होती है वो इसके सिम्टम्स को और प्रोग्रेशन को रोकने के लिए दी जाती है। पहले ब्रोंको डायलेटर्स, मतलब जो ब्रोंकाई होती है, ये जो सिकुड़ गई थी इसको इस तरीके से डायलेट करने के लिए जो ड्रग्स काम में होती है वो होती है ब्रोंको डायलेटर्स। ये क्या करती है, सांस लेने में समस्या होती है उसको प्रिवेंट करती है। पहले ये एंटीकोलिनर्जिक्स, ये क्या करती है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, मतलब उसके रिसेप्टर जो उसके जो इम्पल्स होती है उसको, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अलाउ करती है ताकि ब्रोंको डायलेशन हो सके। तो ये कौन कौन सी, प्राट्रोपिन ब्रोमाइड और थियोट्रोपिन ब्रोमाइड, टी आएगा थियोट्रोपिन ब्रोमाइड। ये क्या करती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है जो SNS को स्टिमुलेट करती है। दूसरी है बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग, मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो उसी को ये स्टिमुलेट करती है। इसमें होता है साल्बिटामोल, टर्बिटालिन, फोरमेट्रोल, सालमोटेरोल और थियोफाइलिन। ये सभी क्या करती है, ब्रोंकाई को डायलेट करने का काम करती है। जो थियोफाइलिन होती है क्या करती है, एयरवे के इन्फ्लामेशन को कम करती है, और म्यूकोसिलरी क्लियरेंस करती है, मतलब जो म्यूकस को क्लियर करने के लिए जो सीलिया पाई जाती है म्यूकस की मेम्ब्रेन पे, ऐसे होते हैं जो सीलिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उनकी जो मूवमेंट होती है एक डायरेक्शन में अपर साइड में, उसे इंक्रीज कर देती है, उससे म्यूकस का क्लियरेंस हो जाता है और वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड देना है ताकि ये इन्फ्लामेशन को कम कर सके, जैसे कि प्रेडनिसोलोन। सिस्टेमिक ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एडमिनिस्ट्रेड इन सिलेक्टेड केस, मतलब कुछ केसेस में सिस्टेमिक ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी दिए जाते हैं। क्यों, डिक्रीज इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करने के लिए, जैसे फ्लूटिकासोन, प्रेडनिसोलोन, बीटामिथाजोन, ब्यूडेसोनाइड और डेक्सामेथाजोन, ये सभी इसमें देते हैं। अदर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट होते हैं जो ल्यूकोट्राइन्स को इनिबिट कर देते हैं, जैसे मोन्टेलुकास्ट और जापिलुकास्ट होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देती है इसमें, जैसे ओमेलिजुमेब होता है, ये क्या करती है, जो IgE होती है उसको इनिबिट कर देती है। मास्ट सेल इनिबिटर्स होती है जैसे क्रोमिल सोडियम या निडोक्रोमिल सोडियम, ये सभी इसमें देने होते हैं। अब देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब नर्स का क्या रोल होता है इसमें। प्रोवाइड अप्रोप्राइट पोजीशन टू द पेशेंट, पोजीशन अप्रोप्राइट देनी है पेशेंट को ताकि
उसके जो वेंटिलेशन हो वो मैक्सिमम हो सके। यूजुअल हाई पावर पोजीशन इज प्रोवाइडेड, यूजुअली कौन सी पोजीशन देते हैं अपन, हाई पावर पोजीशन। एनकरेज पेशेंट फॉर इफेक्टिव कपिंग, परफॉर्म सक्शन टू रिमूव सिक्रेशंस, मतलब पेशेंट को क्या करना है, इफेक्टिव कपिंग के बारे में सिखाना है और उसको उसके ताकि उसके क्या हो सके, जो सिक्रेशन हो वो रिमूव हो सके। इनकरेज पेशेंट टू इफेक्टिव कपिंग और फॉर इफेक्टिव कपिंग एंड सक्शन टू रिमूव सिक्रेशन, मतलब सिक्रेशन को रिमूव करना सक्शन के थ्रू, और क्या करना उसे इफेक्टिव कपिंग टेक्निक सिखानी है ताकि वो उसके जो एयरवे वो क्लीन हो सके। एनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड यूज़ ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर, जो स्पायरोमीटर होता है आपने देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे उसमें जो ये होता है, उसमें यहाँ पर बॉल्स होती है, उसको उसमें हवा देने पर बॉल्स ऊपर जाती है, तो इससे इसमें उसको क्या करानी है, एक्सरसाइज करानी है। सब मेडिकेशन सजेस्ट थियोफाइलिन रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ सीरम लेवल ड्यू टू सीरम लेवल नैरो, मतलब इनमें क्या होता है कि जो इनमें रेंज ऑफ सिक्योरिटी होती है वो बहुत कम होती है, मतलब इसमें क्या होता है कि सीरम का लेवल मेंटेन करना होता है ताकि इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो प्रिवेंट कर सके अपन, मतलब इसका लेवल एक सीमा से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। If bronchodilators and anti-inflammatory drugs are prescribed together, administer the bronchodilator thrice to increase the absorption of anti-inflammatory drugs. यदि ब्रोंकोडाइलेटर्स और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एक साथ प्रिस्क्राइब्ड की गई है तो क्या करना है, ब्रोंकोडाइलेटर को थ्राइस यानी 3 बार, ये 3 बार देना उसको, ताकि जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो उसका अब्जॉर्प्शन हो सके। एडमिनिस्टर ह्यूमिडिफाइड O2 थेरेपी, जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होती है वो उसको प्रोवाइड करना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू प्रैक्टिस ब्रीथिंग टेक्निक टू कंट्रोल डिस्निया एपिसोड, उसको ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताना है ताकि डिस्निया नहीं हो सके, और डायफ्रामेटिक और एब्डोमिनल ब्रीथिंग के बारे में बताना उसको। पर्स्ड लिप ब्रीथिंग के बारे में उसको बताना। पर्स्ड लिप ब्रीथिंग में क्या होता है कि पेशेंट लिप्स को आपस में टच रखता है और उसमें से हवा को खींचने की कोशिश करता है।